एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हिसार में और आपकी मुलाकात कराएंगे हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी से। दिवाली के शुभ अवसर पर आज दीपावली मिलन का प्रोग्राम किया गया, जिसमें हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी आए। तो हम जानेंगे कैप्टन साहब से किसानी मुद्दों पर, सरपंच के मुद्दों पर, सैनिकों के बारे में बातचीत करेंगे, हरियाणा की ताज़ा राजनीति के बारे में भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार शंकर जी। सर सबसे पहले तो 5 साल आपका जो वित्त मंत्रालय का कार्यभाग रहा काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन सरकार रिपीट भी हुई। लेकिन उसके बाद किसानों के अंदर रोष पैदा हुआ, चाहे मुआवजे को लेकर हो चाहे एमएसपी को लेकर हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि सर सरकार किसानों के प्रति थोड़ा सा रवैया उनका नकारात्मक रहा? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि सरकार का रवैये के अंदर किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता है। दुर्योग से पिछले इस कार्यकाल में तो कोरोना काल में प्रशासन की दक्षता में, कार्यकुशलता में, क्षमता में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आई हैं, क्योंकि कोरोना काल था, चीज़ों को आगे बढ़ाना प्रशासन के लिए भी बड़ा दुश्वार हो गया था। उसके बाद में एक किसान आंदोलन के जो विषय रहे, उसमें भी साल भर जो है वह कहीं ना कहीं किसी भी कारण से भ्रम हुआ या कोई बात नहीं समझा पाए, तो ऐसा संदेश जरूर गया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार आज़ादी के बाद किसी एक वर्ग को सम्मान देने का काम किया। किसी एक कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है हिंदुस्तान के इतिहास में जिसको वर्ग के नाते पेंशन मिलती हो, लेकिन उन्होंने किसान सम्मान निधि की घोषणा करके लाखों करोड़ों रुपए किसानों की जेब में, करोड़ों किसानों की जेब में जो पहुंचाने का जो पावन काम किया है, यह उनकी जो किसान के प्रति संवेदनशील जो सोच है उसका ये प्रमाण है। कांग्रेस ने कभी नहीं किया, उनकी सोच में भी नहीं था कि एक किसान, एक अन्नदाता को उसके कार्य के प्रति सम्मान करते हुए उसको ये सम्मान राशि मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किया है और जिसकी सराहना सब सर्वत्र है। फिर भी किसान अर्थव्यवस्था के आधार पर है और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की नीतियों में किसान के प्रति जो दुनिया भर में जो अर्थव्यवस्था की नीतियां बनी हैं कि आम उपभोक्ता के खाने की चीज़ें सस्ती रहें, इसका पूरा दबाव किसान के कीमतों पर आ जाता है। तो ये जो अर्थनीति है पिछले 150-200 सालों से जो पूरी दुनिया में चली है, उसका बोझ किसान उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ भी सरकारें दुनिया में और देश में हों, उनको किसान के प्रति संवेदनशील रवैया ही रखना बहुत ज़रूरी है। ये मानते हुए कि हर उपभोक्ता के खाने की वस्तुएं वो किसान ने पैदा करनी है, उसकी कीमत को कम रखना, उससे किसान का अहित अगर हो रहा है, इसकी चिंता सरकार और समाज को करनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ सर सरपंचों की तरफ। आपको पता है कि हमारे 6400 के करीब गांव हैं। उसके बाद में जो करीब 1.5 साल बाद में ही चुनाव भी हुआ सरपंचों का। उसके बाद में ई टेंडरिंग को लेकर काफ़ी मतभेद थे। सरकार चाहती थी कि डिजिटलाइजेशन करें, हो सकता है उससे फ़ायदे हों, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वो आने लगी। जब हम ग्राउंड में सरपंचों से बातचीत करते हैं, टोहाना में आपने रैली देखी, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ई टेंडरिंग से सरपंच समझ नहीं पाए या फिर वो राजनीतिक चाल थी कांग्रेस की या विपक्ष की? देखिए, 2 बातें हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि सरपंच साहिबान भी पारदर्शिता के विरोध में नहीं थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भ्रम हुए थे। पारदर्शिता लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सरकार के खजाने का पैसा है ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये पैसा है जनता का, जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई का। ना तो इस पैसे को कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति पैदा करता है, ना कोई अफसर पैदा करता है, बल्कि इस पैसे से सरकार के अंदर बैठे हुए लोग, उनके सारे घर से लेकर दफ्तर तक के खर्चे चलते हैं। तो एक बात सबके ध्यान में सदा रहनी चाहिए कि पैसा जो है वो जनता का है, खजाना जनता का है, जनता मालिक है। अब जनता की अमानत में खयानत ना हो तो इसकी सबसे ज़्यादा चिंता कौन करेगा? जनप्रतिनिधि करेंगे। जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने चुना है, जो जनप्रतिनिधि जनता के बीच में 5 साल में फिर जाने वाले हैं,
जो जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रोज़ रहते हैं, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी भी स्तर के जनप्रतिनिधि हों, लोकतंत्र में वो मजबूत होने चाहिए, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहनी चाहिए ज़्यादा, उनकी जवाबदारी ज़्यादा है, उनको जनता के बीच में ज़्यादा जाना है, बार बार जाना है, रोज़ खड़े होना है। तो इसीलिए सरपंच पर और जनप्रतिनिधियों पर, विधायक हों, मंत्री हों, ब्लॉक समिति हों, जिला परिषद हों, इनकी शक्तियां बढ़नी चाहिए। अफसरशाही पर अंकुश लगाने का काम समर्थ और सक्षम जनप्रतिनिधि ही कर सकते हैं। अफसरशाही अपना काम, उनकी जिम्मेदारी है कि जनता के आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करें। वो संदेश कौन देगा? जनता के आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का संदेश देगा जनप्रतिनिधि। इसलिए इसमें कहीं ना कहीं संतुलन बने रहना चाहिए। सरपंच की भी शक्तियां बढ़ें और सरपंच के खर्च करने की व्यवस्था पारदर्शी हो, वो ई टेंडरिंग के प्रक्रिया से हो। तो मुझे लगता है उसमें कोई बहुत बड़ा दोमत नहीं था। ई टेंडरिंग के माध्यम से ही सरपंच की और जनप्रतिनिधियों की खर्चने की वो जो मात्रा है वो बढ़ाया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है सरकार में हमेशा जनप्रतिनिधि के माध्यम से समाज में संचालन होना चाहिए। अफसरशाही, अफसर और कर्मचारी वह जनप्रतिनिधियों के आदेश की, क्योंकि वो आदेश जनता का है, वो जनादेश है, जनप्रतिनिधियों का है। जनता की आकांक्षा और अपेक्षाएं उसके अंदर परिलक्षित हैं, उसकी पालना करने के लिए उनको तत्पर रहना चाहिए। सर, मेरा लास्ट प्रश्न है। हिसार लोकसभा से यहाँ से ब्रिजेंद्र सिंह सांसद हैं, उसके बाद में बीजेपी के कद्दावर नेता वीरेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश की। बीजेपी ने आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन जनता ने उनकी आवाज़ हो सकता सुनी हो। साथ में मैं बात करूँ, उसके साथ में कुलदीप बिश्नोई भी आपकी है। साथ में ये भी सुनने में आ रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को रखा गया, तो जाट हो इलाके के अंदर कैप्टन को उतारा जा सकता है लोकसभा की सीट के लिए, सांसद के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपकी तैयारी है और आपने जनता में एक मैसेज दे दिया कि मैं आज को? देखिए, मैं आपको एक तो बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग काम करते हैं, हम जाति पाति के आधार पर काम नहीं करते हैं। आपको अधिकार है पत्रकार के नाते, आप किसी भी चश्मे से चीज़ों को देखो। पुरानी राजनीति में हरियाणा प्रदेश में गंदगी रही है, परिवारवाद की गंदगी है और क्षेत्रवाद की गंदगी है, जातिवाद की गंदगी भी है। तो आप लोग उसी के आदी हो, उसी के अभ्यस्त हो, इसलिए कोई भी निर्णय हो आप जाति के चश्मे से आप देख लेते हो। और कुछ धुरंधर पुराने राजनेता हैं, वो इस बात को और आगे बढ़ा देते हैं, जिनके दिमाग में गंदगी बैठी हुई है। हम लोग, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बहुत अच्छा काम किया, संगठन को मजबूत करने का काम किया। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। संगठन में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, दायित्व परिवर्तन। ओम प्रकाश जी के बाद अब नायब सिंह जी हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। नायब सिंह जी वो विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे और मोर्चे के अंदर भी काम किया। हर स्तर पर काम करके एक प्रामाणिक कार्यकर्ता के तौर पर उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना, उनको जाति के नाते से जिम्मेदारी नहीं दी है। मैं ये मानता अगर उनको कोई पार्टी में अनुभव नहीं होता और उनको फिर पकड़ के बैठाओ तो जाति के नाम से, ये कांग्रेस की सोच है। ये आज ऐलान हो रहे हैं, कोई कह रहा 4 उप मुख्यमंत्री बना दूंगा, कोई कहता मैं उसको उप मुख्यमंत्री बना दूंगा। आप बनाने वाले कौन हो? आपको किसने अख्तियार दिया बनाने का? और ये बनाने की मानसिकता क्या है? पहले तो आपने मान लिया कि आप अगर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, आज भी अगर 36 बिरादरी आपके प्रति आदर नहीं रखती, तो आपने मान लिया कि आपने 36 बिरादरी के बराबर आपने व्यवहार नहीं किया। आपके मन में चोर है कि आपको 4 उप मुख्यमंत्री की घोषणा करनी पड़ रही है। उनके मन का चोर बाहर आ गया है। और अगर उनको ये डर लग रहा है कि भाई जनता 36 बिरादरी उनके साथ नहीं है, तो उनको बताना चाहूँगा 4 से काम को नहीं चला, 40 बनाने पड़ेंगे जब भी मुश्किल पड़ेगी आपने। कि लोग इनको भरोसा ही कौन करें? लोग इनको भरोसा किस बात पे करेंगे? जो 9.5 साल में धृतराष्ट्र और दुर्योधन की तरह सुई की नोक जितना भी किसी को इन्होंने सांस नहीं लेने दी। एक चंद्रमोहन जी डिप्टी बनाए थे, उनकी क्या दुर्गति इन्होंने करी। तो सारा हरियाणा के सब चीज़ें याद हैं, सारा हरियाणा कोई बोलने वाला नहीं। वो जितने भी उप मुख्यमंत्री की घोषणाएं कर रहे हैं सबको जानते हैं। अगर मुख्यमंत्री स्वयं ईमानदार और सबके प्रति सच्चाई से 36 बिरादरी को एक दृष्टि से
सबको देखने वाला हो तो उप मुख्यमंत्रियों की घोषणा की जरूरत ही नहीं है। वो स्वयं ईमानदार हो जाएं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इनके मन के चोर हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और जितने चुनाव नज़दीक आएंगे इनकी पोल और फटेगी, चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शंकर जी। हमारे साथ में कैप्टन अभिनव ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे, और आज का जो पर्व था सिर्फ दिवाली का मिलन था, कार्यकर्ताओं के साथ एक मुलाकात थी ताकि आने वाले समय में चुनाव की भी तैयारियाँ हो सके और मुलाकात भी हो सके। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।